हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। एंड आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आप सब लेक्चर देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सैम्पल पेपर सोल्व कर रहे हैं। ठीक है। और आज है हमारा प्रैक्टिस सेशन नंबर 2। जी हाँ, एक प्रैक्टिस सेशन कल आया था। ठीक है, जो आई होप आप सबने देख भी लिया होगा। उसमें भी हमने 5-6 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, आई गेस 7 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। और आज भी हम सेम 7 क्वेश्चन ही सोल्व करने जा रहे हैं। टाइम भी कम लगे और आपकी तैयारी भी हर सब्जेक्ट से हो जाए, है ना। अभी तक तो आप ऐसे भी कर रहे होंगे, कई बच्चे चैप्टर वाइज भी सोल्व कर रहे होंगे। बेटा, चैप्टर वाइज सोल्व करने में और रैंडमली सोल्व करने में बहुत फ़र्क है। किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आप उसके लिए तैयार हो या नहीं हो, इस चीज़ के लिए ये प्रैक्टिस सेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, कभी कोई बायो का क्वेश्चन आ गया, कभी केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, कभी किसी चैप्टर से आ गया, है ना। तो ये भी नहीं पता हमें, तो इसलिए ये प्रैक्टिस सेशन ज़रूर लगाओ। इससे आपकी तैयारी हो जाएगी, थोड़े टाइम पे रिवीजन भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। बहुत ज़्यादा बच्चे मतलब देख रहे हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का है आपके सामने। तो असर्शन में क्या है, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इज़ मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। मीन्स जो ऑर्गेनिजम्स, जो एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स आपके पानी के अंदर रहते हैं, उनकी जो ब्रीदिंग होती है वो बहुत फास्ट होती है ज़मीन पे रहने वालों से। ऐसा क्यों होता है? क्या ये ठीक है? मतलब क्योंकि तो चलो बात नहीं है, इसमें असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो क्या ये बात ये ठीक है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में ब्रीदिंग रेट फास्ट होती है टेरेस्ट्रियल से? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है ये, है ना। ये बिल्कुल ठीक है। रीज़न क्या है? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर इज़ वेरी हाई एज़ कम्पेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। नहीं भैया, ये तो गलत है। ये कह रहे हैं कि पानी में जितनी ऑक्सीजन घुली हुई है वो एयर के मुकाबले ज़्यादा है ना। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन एयर से ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो ये चीज़, रीज़न तो क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या लगेगा फिर? ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। कि असर्शन तो ठीक है, उनकी ब्रीदिंग रेट फास्टर होती है, बल्कि इसका रीज़न क्या था, क्यों होती है? क्योंकि अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इज वाटर इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। हवा में जितनी ऑक्सीजन है उससे बहुत कम ऑक्सीजन है पानी के अंदर। ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो कौन से टाइप की रिएक्शन होती है? देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस रिएक्शन में काफ़ी हीट निकलती है, हिसिंग साउंड आती है। ये सब ऑब्जर्वेशन आपको पता होनी चाहिए, है ना। अब देखो, मैं जैसे ही यहाँ पे कोई क्वेश्चन आता है, अब ये एक क्वेश्चन आया, इसके बारे में आपको जितनी इन्फॉर्मेशन है ना आप नोट कर ला करो। उससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छे से हो रही है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है, उस हिसाब से चलेंगे। ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको देता जाऊँगा। बट आपको इस रिएक्शन से रिलेटेड क्या कुछ और भी याद है, इसकी ऑब्जर्वेशंस आपको याद है, तो वो सब चीज़ें भी देखा करो, क्योंकि क्या पता अगले क्वेश्चन में वो उसके ऑब्जर्वेशन पूछ लें, एमसीक्यू में पूछ लें। ठीक है। तो एज अ कंप्लीट पिक्चर लेके चला करो। तो इसे क्या कहते हैं? क्विक लाइन, है ना। सॉलिड फॉर्म में होता है ये, यहाँ पे वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, फिर ये एक्वस बनता है। आपको कंप्लीट लिख के आनी होती है। इसे क्या बोलते हैं? स्लेक लाइन या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बैलेंस ही है ये रिएक्शन। ठीक है। 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एक कैल्शियम, एक कैल्शियम। अब दो प्रोडक्ट से, दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बिकॉज सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म, बिकॉज सिंगल प्रोडक्ट इस फॉर्म, एक सिंगल प्रोडक्ट बना है, इसलिए ये क्या है? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो मैं आपको अगर मार्क्स भी बताऊं, 2 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ तक कि आपको 1 नंबर मिलेगा और फिर रिएक्शन को बैलेंस करने का आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है। रिएक्शन लिखनी है, उसको बैलेंस करना है। ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, नीचे नाम वगैरह लिखना है, उसका आपको 1 नंबर मिलेगा। और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बताने का
आपको 1 नंबर मिल जाएगा कि रीज़न देने का भी, ठीक है। तो ये ब्रेकअप होता है मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, स्टेट द रोल ऑफ ईच इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम करता है, विलाई क्या काम करती है, एनाल स्फिंक्टर क्या काम करता है, और लाइपेज क्या काम करता है। आई होप आप सबने इन सब के नाम तो सुने ही होंगे, है ना। अगर किसी ने नाम नहीं सुना है तो दिक्कत की बात है भाई। तो पहला है HCl। HCl हमारे पेट में क्या कर रहा है ना। HCl हमारे स्टमक में क्या कर रहा है। देखो HCl क्या करता है हमारे स्टमक में, जब हम फूड खाते हैं तो उस पर बहुत सारे एंजाइम एक्शंस होते हैं, और एंजाइम्स को काम करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। तो HCl क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर एंजाइम एक्शन। एंजाइम्स को काम करने के लिए एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, वो ये करवाता है। और बैक्टीरिया वगैरह को भी, मतलब जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होंगे, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनको ये किल कर देता है। आप इतना भी लिख के आओगे नंबर मिलेगा, क्योंकि आधे आधे नंबर के हैं ये सब। 2 नंबर का है ना, 4 हैं, तो हाफ मार्क्स इसका है, हाफ इसका है, हाफ इसका है, और हाफ इसका है, ठीक है। तो देख लेना भैया अपने कितने नंबर बनते हैं इस क्वेश्चन में आपके। HCl का काम हमने लिख दिया। नेक्स्ट है विलाई। विलाई क्या होती है। अच्छा मेरे को अब ना कमेंट में थोड़ा सा ये भी बताओ कि HCl तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है ना। अगर आपके हाथ पे गिर जाए तो हाथ वगैरह जला भी सकता है अगर कंसनट्रेटेड फॉर्म में है। तो हमारे पेट में ये क्या कर रहा है, पाइट चलो क्या कर रहा है वो तो हमने बात कर ली क्या कर रहा है, लेकिन हमारे पेट के अंदर की जो लाइनिंग है, स्टमक की जो लाइनिंग है, वो इससे नहीं ख़राब हो रही है ना भैया। कौन बचा रहा है हमारे स्टमक के अंदर की लाइनिंग को HCl से, उसको कमेंट करके लिखना। नेक्स्ट है विलाई। विलाई क्या करती हैं, सबको पता है भाई, सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं। इंक्रीज इज सरफेस एरिया फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन। अच्छा विलाई की मेरे को एक और चीज़ बताओ, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है। हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ये ज़रूर बताओ। नेक्स्ट एनाल स्फिंक्टर, ये क्या करता है। अच्छा ये पता नहीं आपने सुना भी है या नहीं सुना, मेरे को बताना आपने पढ़ा है इसके बारे में या नहीं पढ़ा। तो पहली चीज़ तो ये होता क्या है, अगर जिन बच्चों ने नहीं भी पढ़ा, तो ये ना रेक्टम की ओपनिंग पे होता है, लोकेटेड एट ओपनिंग ऑफ रेक्टम, लोकेटेड एट ओपनिंग ऑफ रेक्टम। अब करता क्या है ये डेफिकेशन को रेगुलेट करता है, ठीक है, रेगुलेट्स डेफिकेशन। अब ये क्या होता है, मतलब हमारे बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। रेगुलेट डेफिकेशन का मतलब इसको अगर और सिंपल लैंग्वेज में लिखें, रेगुलेट एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल, एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एनएस। कहाँ से निकलता है वेस्ट मटेरियल, एनएस से। तो एनएस के बारे में तो आपने पढ़ा होगा ना ये चीज़, ठीक है। तो ये बताना आपने कितनों ने इसका सही आंसर किया। और लास्ट है आपका लाइपेज। लाइपेज तो सबको पता है ना, कभी मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ कि सबको पता है। देखो लाइपेज क्या होता है, लाइपेज एक एंजाइम होता है। क्या करता है ये फैट्स को ब्रेक डाउन करता है ना। क्या काम का है इसका, ब्रेक डाउन, सही बोल रहा हूँ ना मैं, ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट्स, इमल्सिफाइड फैट्स बोलो या लिपिड्स। अच्छा फैट्स किस में ब्रेक डाउन होते हैं, इनटू फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। तो सबके कितने नंबर बन गए भाई, है ना। इस क्वेश्चन में आपने 2 में से कितने नंबर लिए हैं अब ये देख लो, और उसी हिसाब से आपके मार्क्स आएंगे बोर्ड में, है ना। और तो कुछ है नहीं, लिख के ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से 2 नंबर का है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर
कॉन्वेक्स मिरर के 10 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो चलो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे ये क्या रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है और इसकी फोकल लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो देखने से पता चल रहा है ना, इस साइड आएगा फोकस, तो राइट साइड में कोई भी चीज़ होगी तो वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। साइन कन्वेंशन आपको लेके चलना है, ठीक है। फोकल लेंथ ये होगी, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू, वो क्या होगा, -10 सेंटीमीटर। तो हमें इमेज का डिस्टेंस निकालना है, मीन्स वी निकालना है। तो मिरर फॉर्मूला है ना, मिरर फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो वैल्यू पुट करो विद साइन कन्वेंशन, 1/+15 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/10, तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है। तो आपकी यहाँ से 1/v क्या आया, 1/15 प्लस 1/10। तो इसको सोल्व करो, कितना आएगा 30, इसका एलसीएम ले 2 + 3। तो v की वैल्यू कितनी आई, 1/v इज इक्वल टू 5/30 मीन्स 1/6। तो v की वैल्यू आ गई +6। प्लस का मतलब क्या है, राइट साइड में है ना, राइट साइड में कोई भी वैल्यू होती है उसकी वो क्या होता है, प्लस आता है। तो मीन्स इमेज इज फॉर्म्ड एट राइट साइड ऑफ इमेज, राइट साइड ऑफ मिरर, या इसको और अच्छे से हम बोलें तो इमेज इज फॉर्म्ड एट बिहाइंड द मिरर, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। और देखो इसकी फोकल लेंथ कितनी थी, 15। फोकल लेंथ अगर हम यहाँ पे लें, ये फोकस था तो ये फोकल लेंथ कितनी थी, 15 थी, ठीक है। वैसे हमें यहाँ नहीं लेनी चाहिए, थोड़ा सा इसको यहाँ पे ले, क्योंकि उधर 10 भी दिखा रखा है ना भाई, अगर इतना 10 है तो 15 इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। तो ये 15 थी। अब आपकी इमेज बन रही है यहाँ पे 6 पे, इमेज कहाँ पे बन रही है, 6 पे बन रही है। तो बेटा आपको ये भी पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में आप जितनी भी कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दो, उसकी इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनती है। कहाँ बनती है, पोल और फोकस के बीच में ही बनती है ना। तो आपका आंसर ठीक है, क्लियर है, और पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ से आपकी अगर थ्योरी क्लियर है तो आपके आंसर भी अच्छे से आते हैं। शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर, 3 रजिस्टर को आपको कनेक्ट करना है, कैसे करोगे, जिनकी वैल्यूज़ कितनी है, मतलब 6 ओम 6 ओम 6 ओम के 3 रजिस्टर हैं आपके पास, ठीक है। एक रजिस्टर ये है और एक रेजिस्टेंस ये, तीनों की वैल्यू कितनी है, 6 ओम 6 ओम 6 ओम, है ना। अब इनको हमें कैसे कनेक्ट करें, मतलब सीरीज़ में कनेक्ट करें, पैरेलल में कनेक्ट करें, या सीरीज़ और पैरेलल का कॉम्बिनेशन बनाएं कि अल्टीमेटली फाइनल हमारा ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या है, 9 ओम आ जाए, ठीक है। तो अब कैसे करें इसको, कैसे कनेक्ट करें। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट तो आपको पता है कि सीरीज़ में ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। अगर मैं इन तीनों को सीरीज़ में लगा दूं तो सीरीज़ में 3 + 6 + 6 + 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये तो हमें तो 9 चाहिए। अगर मैं इनको पैरेलल में लगा दूं, ठीक है, 1/6 + 1/6 + 1/6 अगर कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 3 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो नहीं, हमें 3 भी नहीं चाहिए, तो कैसे करें। तो देखो, अगर मैं एक को सीरीज़ में लगा दूं और 2 को पैरेलल कर दें, अगर मैं इन 2 का पैरेलल करता हूं तो मेरे को ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। और इन दोनों को फिर मैं सीरीज़ में कर दूं तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 9 आ गया, है ना। अब इन दोनों का पैरेलल सर आपको एकदम इतनी जल्दी कैसे समझ आ गया कि आपको 3 आ जाएगा यहाँ से। बेटा अगर सेम रेजिस्टेंस है, सेम अगर आपके रजिस्टर हैं, मान लो ये 12
12 12 और 12 ओम के रजिस्टर है, 4 रजिस्टर हैं और आप इन चारों को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हो, तो नेट पैरेलल क्या आ जाएगा, 12/4 इज इक्वल टू 3। इनका अगर आप सोल्व करोगे वो भी कितना आएगा, 3 ही आएगा। अगर सेम वैल्यू है रजिस्टर की और नंबर ऑफ रजिस्टर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो उसको पैरेलल में, ठीक है। तो ये चीज़ें पता नहीं आपको पता है या नहीं पता, तो समझ आया। अगर इन दो का मैं पैरेलल कर दूं, 6 और 6 का पैरेलल करेंगे, 6/2 कितना आ गया, 3, और 3 + 6 कितना आ जाएगा, 9। तो एक को हम क्या कर देते हैं, ऐसे लगाया, और दूसरे दो को पैरेलल में कर देते हैं। ये भी 6 ओम हो गया, ये भी 6 ओम हो गया। तो यहाँ से हमारा जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 9 ओम। इन दो का सोल्व करके 3 और 3 + 6 9, ठीक है। तो ये चीज़ था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से है। 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। भैया 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्यों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती? देखो, अलग कलर से बनाते हैं। एक ये ग्रीन कलर की होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एक ये येलो कलर की होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब यहाँ पे ये क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब अगर यहाँ पे आप कंपास रख देते हो, ठीक है, यहाँ पे आपने अगर कंपास रखी, तो बेटा देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे कहीं पे भी कोई भी, जैसे ये कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, लूप है, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप है। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करनी है तो कैसे करोगे? मान लो मैं कहता हूँ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता दो, ये लूप में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रही है, इस पॉइंट पे क्या डायरेक्शन होगी? जिस भी पॉइंट पे आपको डायरेक्शन चाहिए होती है मैग्नेटिक फील्ड की, उस पॉइंट पे क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ करो। यहाँ पे ऐसे होगी। अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ तो यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे होगी, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है। तो जहाँ पे भी हमें डायरेक्शन चाहिए होती है उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अब जैसे ये 2 लाइंस यहाँ पे इंटरसेक्ट करी, इस पॉइंट पे अगर मुझे डायरेक्शन चाहिए तो येलो वाली लाइन के अकॉर्डिंग, तो इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट लगाऊँ तो यहाँ पे ऐसे आएगा। ग्रीन पे अगर मैं लगाऊँ तो ग्रीन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन ऐसे आएगी, है ना। ये ग्रीन के अकॉर्डिंग है और ये येलो वाले के अकॉर्डिंग है। तो कंपास को अब किस डायरेक्शन में मूव करेगी? कंपास की जो निडल है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी? वो ग्रीन वाले के हिसाब से मूव करेगी या येलो वाले के हिसाब से? अरे कहीं मूव ही नहीं कर पाएगी, ये तो पागल हो जाएगी, कहाँ घूमूँ। एक ही पॉइंट की 2-2 डायरेक्शन कैसे पॉसिबल है ना। एक ही पॉइंट की 2-2 डायरेक्शन कैसे पॉसिबल है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो, मोबाइल में देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो, पीसी में देख रहे हो, आपका ध्यान, आपका हेड कहाँ पे है, आपकी आइज इस टाइम कहाँ पे है? स्क्रीन की तरफ है ना। सेम टाइम पे क्या आपकी आइज कहीं और देख रही हैं? भैया आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो और आप अपने बेडरूम पे कहीं और भी देख रहे हो। 2 चीज़ें एक साथ आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे फोकस करके? नहीं ना। तो ऐसे ही सेम टाइम पे 2 डायरेक्शन कैसे पॉसिबल है? या अगर आप अपने रूम में बैठ के ये लेक्चर देख रहे हो तो इसी टाइम पे क्या आप अपने फ्रेंड के साथ प्लेग्राउंड में खेल रहे हो? एक ही टाइम पे 2 पोजीशन पॉसिबल हैं? नहीं है ना। तो ऐसे ही एक ही टाइम पे 2 डायरेक्शन कैसे पॉसिबल है? तो यही इसका सिंपल सा आंसर है, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लिख देते हैं इसको, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन there will be 2 directions, there will be 2 directions of compass needle। जो आपने कंपास रखी है उसकी नीडल 2-2 डायरेक्शन में मूव करेगी? नहीं ना, विच इज़ नॉट पॉसिबल। एक ही टाइम पे 2 डायरेक्शन में कैसे वो पॉइंट करेगी नीडल? तो इसीलिए 2 लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। और इसका सेकंड पार्ट क्या है? हाउ इज़ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन रिप्रेजेंटेड? यूनिफॉर्म को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ए डायग्राम टू स्पॉट योर आंसर। ठीक है भैया, यूनिफॉर्म कभी भी अगर आपको शो करनी है, ठीक है, यूनिफॉर्म
मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे शो करोगे? इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइन से शो की जाती है। इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस। इक्वी डिस्टेंट का मतलब सेम डिस्टेंस पे वो होंगी, पैरेलल होंगी। पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है, मीन्स आपको ऐसे पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है और इनके बीच का ये डिस्टेंस है ना, ये क्या रखना, सेम रखना। ठीक है, ये होता है इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस। ऐसे हम मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। चलो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ट्राई डायग्राम शोइंग द स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी बोला जाता है ना। एंड लेबल द रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। वाई डज राइजोपस नॉट मल्टीप्लाई ऑन ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड। ब्रेड मोल्ड बोला जाता है राइजोपस को। ठीक है, वो कह रहे हैं ड्राई स्लाइस पे ब्रेड, ड्राई स्लाइस पे राइजोपस मीन्स ब्रेड मोल्ड आपका मल्टीप्लाई क्यों नहीं करता, मीन्स उसमें रिप्रोडक्शन क्यों नहीं होती। तो भैया 5 नंबर में है, 3 नंबर का ये पार्ट है। ठीक है, ब्रेकअप बता देता हूँ, और 2 नंबर का ये मिलेगा आपको, जिसमें से 1 नंबर आपको डायग्राम बनाने का मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा आपको रिप्रोडक्टिव और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट बताने का, और 1 नंबर मिलेगा इसके रीज़न का कि राइजोपस ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड पे मल्टीप्लाई क्यों नहीं करता। ठीक है, तो 3 नंबर में ब्रेकअप आपको समझ आ गया। और फिर दूसरा क्वेश्चन है नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन हाइड्रा। तो नाम बताना है, 1 नंबर नाम बताने का हो जाएगा और 1 नंबर आपको एक्सप्लेन करने का हो जाएगा हाइड्रा में। ठीक है, तो मैं इसके लिए मैं आपके पास ना एक डायग्राम भी लेके आया हूँ जिससे आपको आसानी हो जाए। ये देखो भाई, अब ये है राइजोपस ब्रेड मोल्ड, इसमें ये बना हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम। तो डायग्राम आपको बना देना है, जो भी आपको डायग्राम की तो देखो प्रैक्टिस करनी है आपको। डायग्राम बनाओगे, 1 नंबर लेबल करना है। लेबल क्या करने हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, और लिखना भी है भैया उसको। रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, स्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका क्या होगा, हाइफे। ठीक है, कहाँ है, ये रहा हाइफे, ये आपका क्या है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो डायग्राम हो गया, 1 नंबर उसका लिख दिया हमने, 1 नंबर उसका हो गया। और अब बताना है कि ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड पे ये क्यों रिप्रोड्यूस नहीं करता। भैया ड्राई है, वो नाम ही बता रहा है ड्राई। ड्राई का मतलब वहाँ पे इसको मॉइस्चर ही नहीं मिल रहा, मॉइस्चर नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, नरिशमेंट नहीं होगा इसका, तो ये कैसे डिवाइड करेगा। ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड डज नॉट प्रोवाइड moisture एंड न्यूट्रिएंट्स। ना तो मॉइस्चर मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे फॉर जर्मिनेशन, ये इसीलिए ये क्या होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, सेकंड है नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन हाइड्रा। हाइड्रा में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, तो आपको पता है बडिंग होती है, फ्रेगमेंटेशन होता है, इससे हाइड्रा होता है। तो ये डायग्राम भी है आपके सामने। ठीक है, डायग्राम बना के आना है, बना के आना, नहीं बना के आना, टाइम है तो बना देना। जैसे अगर आप डायग्राम बनाते हो ना, बायो में अगर आप डायग्राम बनाते हो, केमिस्ट्री में रिएक्शंस लिखते हो, तो उनसे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, नंबर बड़ी आसानी से मिलते हैं। तो इसकी प्रोसेस का नाम क्या होता है, बडिंग। जैसे यहाँ पे ये एक छोटा सा यहाँ से क्या निकल रहा है, बड डेवलप हो रही है। ये बर्ड के फिर आगे टेंटिकल्स भी आएंगे और धीरे धीरे ये ग्रोथ होएगी इसकी, और ये फिर ये डिटैच हो जाएगा। ठीक, तो यही प्रोसेस होती है बडिंग। तो इसके बारे में लिखना भी है, एक्सप्लेन भी करना है, तो लिख देते हैं, ए बड डेवलप्स एज आउटग्रोथ ड्यू टू repeated cell division
एट वन स्पेसिफिक साइट। किसी एक जगह पे बार बार क्या होता रहता है, सेल डिवीजन होता रहता है और उसके कारण ये बड डेवलप हो जाती है, ठीक है। और यही फिर आगे एक इंडिविजुअल में बन जाती है एंड डेवलप्स इनटू टाइनी इंडिविजुअल, ऐसे लिखते हैं टाइनी इंडिविजुअल। और जब ये मैच्योर होएगी, मैच्योर होने के बाद डिटैच हो जाएगी। ऑन मैच्योरेशन these birds detach from पेरेंट्स से डिटैच हो जाएगी एंड बिकम एन इंडिविजुअल, और एक नई हाइड्रा आपकी बन जाएगी, बिकम एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये थे आपके 7 क्वेश्चन। आई होप आप सबको बहुत मज़ा भी आया होगा। और देखो आधे घंटे के अंदर अंदर ना ये हमने 7 क्वेश्चन भी कर लिए, कितने सारे आपके कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो गए होंगे। अब देखो इन 7 क्वेश्चन के मार्क्स ना टोटल करके देखो और उसमें से अपना रिजल्ट देखो क्या आया है, ठीक है। तो यहीं से तो आपकी एक्यूरेसी बननी स्टार्ट होएगी और स्पीड भी बननी स्टार्ट होएगी। तो ये प्रैक्टिस सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको मिस मत करना। और आगे तो अभी 2 भी आएंगे, 3 भी आएंगे, प्रैक्टिस सेशन की फ्रीक्वेंसी भी हम बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके लिए ये बेस्ट है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए भैया लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।